हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज 12 मार्च की सारी शिफ्ट हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ आरपीएफ कांस्टेबल की सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो आज जैसा कि आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आपकी 24 को आ जाएगी, शाम को 6 बजे तक की अवेलेबल हो जाएगी। जैसी होगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आरपीएफ के बाद आपका मेरे ख्याल से एएलपी का ही एग्ज़ाम लगेगा, उसके बाद अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं हो रखा है ना। तो एक काम करते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी में एनटीपीसी आपका पहले एग्जाम पड़ेगा और उसके पहले आपका लगेगा सीजीएल और सीएचएसएल में से। तो अगर रेलवे वाले बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल और इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो एक बार हमें टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना। बाकी हमने ये सोचा है कि हम आपको वन लाइनर्स प्रोवाइड कर देंगे, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम आपको आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे। क्लियर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो रेफरेंस पढ़ने का टाइम नहीं है। हम अगर आपको ये बोले कि हम हिस्ट्री का आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एकदम पूरा पाषाण काल से लेके एकदम पूरा विश्व वाले पूरा करा देंगे तो वो नहीं हो पाएगा ना, एक्सप्लेनेशन टाइम नहीं उतना है। तो हम आपको वन लाइनर्स प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, वन लाइनर्स पढ़ के उनके अंदर जाके पूरा नॉलेज, जैसे कि बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कब छोड़ा, उनको क्या संकेत दिखाई दिए, उन्होंने कितने उनके समय पाक थे, और इस तरह का आपको पूरा दिमाग में चलना चाहिए। तो मैं आपको इस बेस पे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी कि आपका दिमाग इस तरह से थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए कि अगर मैं गौतम बुद्ध के बारे में कोई क्वेश्चन देती हूँ तो आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन आ गए तो फिर आप बोर हो रहे हो, वो चीज़ नहीं है। वन लाइनर्स प्रोवाइड करने का मोटिव ये कि आप खुद पे वर्कआउट करेंगे। हम तो करके हमेशा देते हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम नहीं करवाते। हमने 360 डेज 5 प्लेलिस्ट में पूरी कोशिश करी थी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ आप खुद से भी थोड़ा मेहनत करो। आपको जहाँ दिक्कत आया आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी थोड़ा सा कोशिश करें। आप खुद से एफर्ट करेंगे ना तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। समझ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ स्किप बताऊँ आपको कम याद रहेगी, लेकिन आप खुद उसको अपनी आंखों से देखते हो, अपने कानों से सुनते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, चलो। तो वन लाइनर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ में भी, और अगर हो पाए तो हम शॉर्ट्स में भी अवेलेबल करा देंगे, ताकि जो बच्चे अगर लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकते हैं तो उनके लिए हम शॉर्ट्स में भी अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा हम लॉन्ग क्लास एक काम करते हैं, एक दिन एनटीपीसी कर लेते हैं और एक दिन ग्रुप डी, तो दोनों ही कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर अपना रीजनिंग और क्वांट सेशन शुरू करेंगे जल्दी। देखते हैं थोड़ा सा कैसा फिक्स हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं अकेले हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है ना टाइम की, और बाकी चीज़ें भी हैं, मेरी भी एक लाइफ स्टाइल है थोड़ी सी। चलिए देखते हैं। तो 12 मार्क की शिफ्ट वन में जो क्वेश्चन आए थे, रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी जी ने की थी, और हमने आपको पहले बताया था कि कब की थी, तो 20 अप्रैल 1902 में की थी। एक रेडियोधर्मी तत्व था आपका ये। क्लियर, चलो। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? आपकी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे में। एम क्या था? भारत में स्वराज की मांग को मजबूत करना। एम लिख लो, स्वराज की मांग को मजबूत करना। ठीक है, चलो। और एक बात और, एक कल आपको 11th में जो क्वेश्चन मिला था वो इस तरह मिला था कि एनी बेसेंट के अलावा होम रूल लीग में और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो बाल गंगाधर तिलक। जब भी आपकी होम रूल लीग की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है आपका एनी बेसेंट का भी नाम आएगा। क्लियर, दोनों का एक जॉइंट वेंचर इस तरह से आएगा। ठीक है, चलो। तो एनी बेसेंट ने भी आपकी 1916 में भारत के होम रूल लीग की स्थापना में बहुत ही अच्छी मतलब भूमिका निभाई थी। अब एक काम और करो यहाँ पे इसी हाथ, फर्स्ट होम रूल सबमिट कहाँ हुई थी ये भी लिख लो। ये आपकी हुई थी बेलगाम में। क्लियर, अगर आपसे क्वेश्चन बना तो आप कर लोगे। चलो, वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही कराएं। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील पूछी गई थी, चिल्का झील हो जाएगी, या आपके पूछा जाएगी कि सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, खारे पानी की लैगून झील। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। ठीक है, चलो आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारी उद्योग और विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। सेक्टर्स के बारे में हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, जो भी इंफॉर्मेशन थी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं ना। चलो, भारी उद्योग अद्वितीय क्षेत्र आपका क्या होता है? जहां कच्चे माल से तैयार माल का उत्पादन होता है। आप समझ में आया? यहाँ पर लिख लो तो आपको ध्यान रहेगा। कच्चे माल से उत्पादन किया जाता है। भारी उद्योग मतलब बड़े पैमानों पर होता है, और विनिर्माण मतलब कच्चे माल को मशीन और श्रमिकों के द्वारा उत्पाद में बदलने की क्रिया। आप समझिए, दोनों में फर्क समझ में आए? क्या होता है भारी उद्योग आपका? क्या हो जाएगा? बड़े पैमाने पर निर्माण। लिख लो, ये भी दोनों में फर्क है। लार्ज स्केल पर किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना, लाइक आपका आयरन हो गया, इस्पात हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है। और आपका जो विनिर्माण आएगा, ये कच्चे माल को बाय लेबर और इस तरह से आपका उत्पाद में प्रोडक्ट बनाया जाता है सबका यूज करके। प्रोडक्ट्स को रेडी करना, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में चाहें तो लिख सकते हैं। चलो, एक नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में था, 61वां संवैधानिक संशोधन जो होता है किससे संबंधित है? तो ये आपका मतदान की आयु से संबंधित है। हमने आपको पहले बताया था, पहले हमारी जो एज थी वोटिंग करने की, वो पहले कितनी थी? 21। फिर हमारा 61वां संविधान संशोधन आता है जो कि कहता है कि नहीं, 21 वर्ष आयु से घटाकर कितनी कर देनी चाहिए? आपकी 18 ईयर, ठीक है। तो आपका ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन के तहत, और ये संविधान संशोधन बच्चे हुआ कब था? आपका 1989 में हुआ था, ठीक है। जिसमें कि आपकी मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, और हमने क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था अगर याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल टाइगर या टू किल अ टाइगर, इस तरह की बुक पूछी गई थी। ऑस्कर विनिंग, अवार्ड विनिंग बुक है आपकी, किसके द्वारा लिखी गई है? निशा पाहुजा के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर कहीं मिला नहीं होगा, ये मैं बता रही हूँ, आया था क्वेश्चन, क्लियर। तो ये आपकी एक ऑस्कर विनिंग बुक है। आगे चलते हैं, इस बुक में है क्या? इस बुक में एक झारखंड में रेप केस था, उसके ऊपर बेस्ड था। कुछ 13 ईयर की लड़की थी, उसका किडनैप के बाद में थोड़ा सा रेप केस था, इसका उन्होंने पूरा इसमें मतलब वर्णन अच्छे से करा है। आगे चलते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, और ये आपका किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 53 क्लॉज है हमारी 2, और इसको सही से लिख देती हूँ, नहीं तो करोगे। आर्टिकल है आपका 53 क्लॉज है 2, जिसमें कि कहा गया भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। क्लियर? कहीं भी डाउट लगे तो हमें कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर दिस था और हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, ये चीज़ क्वेश्चन गलत था। जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगेगा, फर्स्टली तो मैं खुद कोशिश करूंगी कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन गलत है, या इस तरह से नहीं आया था, या उल्टा पुल्टा आया था, या लैंग्वेज में मुझे कंफर्म नहीं है। जो भी होगा मैं खुद बता देती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ आपको कि हो सकता है ऐसा रहा हो, तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। चर्बी कारतूस की अफवाह सबसे पहले किसने फैलाई थी? मंगल पांडे ने फैलाई थी। देखो लेकिन यहाँ पर मुझे जो पता चला, बच्चे बोले मंगल पांडे ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर अभी सच बताऊं तो नहीं पता है कि क्या है, या ये क्वेश्चन इसी तरह से था कि नहीं था, क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मंगल पांडे नहीं था, इसका मतलब आपका कुछ तो था, क्वेश्चन में गड़बड़ है मेरे साथ या फिर कुछ है, तो इसको एक बार कंफर्म करना। विद्रोह तो आपका मंगल पांडे ने किया था जब अफवाह फैली थी चर्बी वाले कारतूस की, तो विद्रोह जो था वो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्योंकि आपका 1856 में जब आपकी गन्स चलती थी, तब इसमें कारतूस को ऐसे दांत से काट के भरना पड़ता था। फिर उनके बीच में किसी ने बोला कि ये गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और यहाँ पर भाई हिंदू लोग भी थे तो वो उसको अशुद्ध मानते थे। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि गुस्से में आके इन्होंने 29 मार्च को 1857 में बैरकपुर में इन्होंने गुस्से में अपने जो सीनियर अधिकारी थे उनके ऊपर
हमला कर दिया, जिससे कि आगे रिएक्शन ये हुआ कि उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन था कि विद्रोह किसने किया, कि चर्बी वाले कारतूस की अफवाह पर विद्रोह किसने किया, तब तो आंसर मंगल पांडे ठीक है भैया, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं पता है, सच कहूँ कि अगर ये क्वेश्चन था चर्बी वाले कारतूस की अफवाह किसने फैलाई, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका मंगल पांडे नहीं था, बट द क्वेश्चन क्या था वो भी मुझे पता नहीं है, पर इस तरह का कुछ तो था। संविधान का अनुच्छेद 13 जो है किससे संबंधित है, आपका मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने की विधियां जो है वो शून्य करी जाएंगी। एक क्वेश्चन बच्चे आपका दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड था। एक्चुअल क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है क्योंकि मैं काफी लेट वीडियो बना रही हूँ और पेपर को हुए काफी टाइम हो गया है। पर मैं आपको कुछ बता दूं, आपके दादा भाई नौरोजी तो एक बिजनेसमैन थे, व्यवसायी बोलते हैं जिसको। इसके अलावा वो प्रचारक थे और मतलब उन्होंने एक बुक लिखी थी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन सकता है वो मुझे लगा आपका इसी से बना होगा। यहाँ पर लिख लो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी, जिसमें कि ये बुक का नाम है, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि आपकी ड्रेन थ्योरी। ये वाला क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अब पूछा जा चुका है, 3-4 बार तो मेरे सामने ही पूछा जा चुका है अभी। यह धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी बुक के द्वारा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर बनता है। क्लियर, चलो। इस बुक में इन्होंने किया क्या था, जो ब्रिटिश शासन था उसके आर्थिक प्रभाव का मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था इन्होंने। चलो, इनके बारे में एक चीज और लिखो, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि आया हो। चलो, और इनको एक उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो भी लिख लो। अब इसमें से मैंने लिखा इसलिए थी कि हो सकता है आप देखें और आपको कोई क्वेश्चन याद आ जाए आंसर देके कि ये वाला पूछा गया था, इसलिए करवा रहे, ठीक है। तो इंडियन ग्लैडस्टोन और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें बोला जाता था। यहाँ लिख लो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनको दी गई थी उपाधियां, ठीक है। चलो, अब देख के वह बताना, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन था या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था कि किस सिंधु घाटी स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी जी ने की थी, आर डी बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और हमने आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड की थी, 1922 में करी थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, सारा क्लियर। हमने आपको लिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दी थी, इसमें हमने आपको मेंशन किया है, आई थिंक 11 मार्च की किसी शिफ्ट में। अभी हमने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया था, आपका नागालैंड के लिए 371 ए में विशेष रूप से बनाया गया था आपका प्रावधान, जिसमें कि नागालैंड के धार्मिक, सामाजिक और जो भी नागा प्रथागत कानून थे उनके बारे में आपसे डिस्कस किया गया था। संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, आपके डी ब्लॉक में आते हैं और अगर ग्रुप पूछा जाएगा तो ग्रुप हो जाएगा आपका 3 से 12। क्लियर, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका पीएम स्कीम से रिलेटेड है। अभी हमें स्कीम्स का पता नहीं है कौन सी स्कीम पूछी गई है, हमने आपको कुछ स्कीम कराई थी, हो सकता है उनमें से आपको मिला हो। मतलब अब देखो, नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से इधर से जितनी भी आपकी स्कीम लॉन्च हुई है, ये आपको तैयार रखनी पड़ेगी, इसका कुछ हो नहीं सकता। मोदी गवर्नमेंट की द्वारा जितनी भी स्कीम, हम कोशिश करेंगे एक सेशन आपको लाके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, केवल सेशन स्कीम लाके और लिखाएंगे नहीं, लिखा हुआ लेके आएंगे ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे और आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाएँ, हम आपको सारी स्कीम 2014 से लेके 2025 तक की करा दें। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, हर एक लगभग ये मान लो एक एक साल में आपकी 12-14 स्कीम तो आराम से लॉन्च हुई हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरी स्कीम करा दें। हालांकि हमने कुछ करवाई हुई थी, आई थिंक एएलपी एग्जाम में करवाई है या
SI किसी में करवाई है, MTS एग्जाम में करवाई, किसी में करवाई है, अभी याद नहीं मुझे। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। इसके अलावा ऑप्शन में आपको नर्मदा मिला था, इसके अलावा आपका ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। भैया जब भी हम इस नदी का नाम देखते हैं हमको अपना नाम याद आ जाता है, हमारा नाम भी याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नर्मदा नदी, इधर आओ बैक आओ, नर्मदा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, RBI ने मौद्रिक नीति में क्या बरकरार रखा है, मतलब किसको चेंज नहीं किया है? तो बैंक रेट को चेंज नहीं किया। ऑप्शन आपका बैंक रेट था क्या? वैसे मेरे ख्याल से रिवर्स रेपो रेट भी ऑप्शन में होना चाहिए, या रिवर्स रेपो रेट था? एक बार कंफर्म करो, इसका ऑप्शन कंफर्म करो। मेरे ख्याल से शायद रिवर्स रेपो रेट होगा। मैंने चेक नहीं किया था, चलो उसमें वो बताना, ठीक है, गलत नहीं करना। इसलिए अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी भी गिरती है अरब सागर में, आपका ताप्ती नदी हो गया और माही नदी, ये तीनों ही नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। एक क्वेश्चन आपका योजना आयोग से आया था, अभी क्वेश्चन का पता नहीं, लैंग्वेज नहीं कंफर्म है, ये 50% में खेल सकती हूँ कि 50% आपका ये क्वेश्चन रहा होगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं। योजना आयोग से रिलेटेड कोई तो क्वेश्चन था, अब ये मैंने अपने आप से शायद मेंशन किया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो योजना आयोग की स्थापना आपकी 1950 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लिख लो, दिल्ली। और इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भी होंगे। जो इनके पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। एक चीज और लिख लो, योजना आयोग को भंग कब किया गया था? ये भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। इसकी जगह पे नीति आयोग आपका आ गया था ना, मोदी सरकार जी के द्वारा, मोदी सरकार जी के द्वारा कब? 2014 में ही भंग किया गया था इसे। वेट अ मिनट, हाँ टच हो जा रहा है स्लाइड पे। 2014 में भंग कर दिया गया था, और इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या लाया गया था? नीति आयोग। और नीति आयोग का हमने फुल फॉर्म आपको लिखा था, नीति आयोग के बारे में बताया भी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? 21 सितंबर 1857 को हमारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था, हो जाएगा। चलो, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपका सबसे लंबा नेटवर्क है। भारत में अगर राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क पूछा जाएगा तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलो, वेदों की और लौटो का नारा जो है वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, वेदों की और लौटो। इन्होंने स्थापना किसकी की थी? आर्य समाज की। कब की थी बच्चे? 1875 में। क्लियर। चलो, एक काम और करो, यहाँ पर लिखो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की बात हुई ना, ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चे हुई थी आपकी राजा। ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, पता है आपके जैसे जैसे एग्जाम में आते जाते हैं ना, मैं आपको ये सब चीजें बताती जाती हूँ एक्स्ट्रा में। और प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी की थी आत्माराम जी ने। क्लियर। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो, पूछा गया था पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। कब आया था आपका? 2012 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लागू कब किया गया था आपका? डेट लिख लो, 14 नवंबर 2012 इम्प्लीमेंट करा गया था। एक्ट था कि आपका बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने पर आपका ये एक्ट लागू होता है। जो आपका अधिनियमित किया गया था वो किया गया था 19 जून को, ये दोनों ही डेट्स लिख लो।
हाँ, तो ये आपका जो पॉक्सो एक्ट था वो अधिनियमित किया गया था कब 19 जून 2012 को और इम्प्लीमेंट करा गया था 14 नवंबर 2012 को। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो आपकी एज रखी गई थी, जो आपका ये एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग जो एज रखी गई थी वो थी आपकी 18 ईयर से कम के बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूछी गई थी किस दशक में हुई थी? 1960 में हुई थी। हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था इस बारे में और हरित क्रांति से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आया था आपका। और ये बोला था अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाएगा भारत का पूछा जाएगा तो हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन, और अगर पूरा वर्ल्ड वाइड पूछा जाएगा तो आपके हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। और उनको उनके उन्नत बीजों के लिए आपको अवार्ड भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। आगे चलते हैं, गैसीय आयतन का नियम, ये लिखाना पड़ेगा क्या? लिख लो एक बार, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया की बात करेंगे तो हमारे MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे, और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो हो जाएंगे आपके नॉर्मन। ओके, किसी वजह से क्लियर हो गया है आपका स्लाइड का, लिख लेना, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, गैसीय आयतन का नियम किसने दिया था पूछा गया था आपसे? जोसेफ लुई गै-लुसाक ने दिया था। कब दिया था? इन 1808 में आपका ये नियम दिया था। और इस नियम के अकॉर्डिंग था क्या कि समान तापमान और दाब पर गैस के आयतन का अनुपात जो है सरल पूर्णांक होते हैं। T20 वर्ल्ड कप वुमेन 2024 पूछा गया था कि किसने जीता था? तो न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के द्वारा आपका ये मैच जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, कांग्रेस पार्टी ने किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो आपका 19 दिसंबर 1929 था। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये, अगर आपका प्रस्ताव पारित वाला पूछा गया था तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं, थोड़ा सा मुझे डाउट में था। और अगर दिवस पूछा गया है तो आपका 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। डेट्स ध्यान रखना, ईयर ध्यान रखना, क्योंकि आपका प्रस्ताव पारित एक साल पहले हुआ था 1929 में, और जो दिन मनाया गया था वो आपका 1930 में मनाया गया था। याद रहेगा, दोनों चीजें मैंने सही से मेंशन की हैं ताकि आपको ध्यान रहे, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। जिस प्रकार केंद्र में विधानसभा, इस प्रकार राज्य में क्या होता है? विधान परिषद होती है। एक आपका क्वेश्चन LPG स्कीम से रिलेटेड आया है जो कि 1991 की नीति पर थी। LPG मॉडल पेश किसने किया था? ये लिखो, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड बाय या पेश किया किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था आपका। उस समय ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, आपकी जो नई आर्थिक नीति की घोषणा थी वो 24 जुलाई 1991 को हुई थी। LPG मतलब आपका हमने बताया था लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिखा चुकी हूँ मैं, ये बार बार तो लिखाने की जरूरत है नहीं। चलो, जनहित याचिका की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? ये अवधारणा आपकी अमेरिका से ली गई है, हम आपको ये भी करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आर्टिकल 42 किससे संबंधित है आपकी? एक काम करो, यहाँ पर लिखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको PIL भी बोलते हैं, आपकी USA से ली गई है। ठीक है, और इसके अलावा हमने आपको बाकी चीजें भी लिखा दी हैं कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 42 आपका किससे संबंधित है? तो काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत के प्रावधानों से रिलेटेड है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूछी गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब? 1905 में। क्लियर? गोखले जी को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बोला जाता था। ये चीज लिख लो, ये क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ पर लिख लो इनके राजनीतिक गुरु। ठीक है, चलो, इनकी हत्या कर दी गई थी। सॉरी 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 आगे चलते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप आपके भारत के अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है।
जो सागर अरब और लक्षद्वीप सागर के बीच में स्थित है। आपको ऑप्शन में शायद मिला होगा, अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, आरबीआई की 2024 की रिवर्स रिपोर्ट पूछी गई थी, 2024 की पूछी गई थी, 2025 की पूछी गई थी, ये बताओ। डाउट में हूँ मैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आंसर 3.35 लिखा है, क्योंकि ये चेंज होके है, चेंजेस हुए हैं थोड़ा सा, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर सकता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई आपका डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर सकता है। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? 1803 में। किसको हराकर? मराठाओं को हराकर उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, चलो, दिल्ली की लड़ाई हुई कब थी? 11 सितंबर 1803 में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। पर्यावरण की रक्षा और वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? आपका 42वां संविधान संशोधन आया था, जो कि 1976 में था। इसके तहत जिसमें कि आपका आर्टिकल 48A को इंक्लूड किया गया था, जिसमें आपके डीपीएसपी शामिल थे, और 51A जिसका कि क्लॉज था जी, जिसमें कि आपके मौलिक कर्तव्यों को ऐड ऑन किया गया था। किसकी सिफारिशों पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ठीक है, तो मैंने पूरा ही बता दिया। चलिए, मालाबार अभ्यास 2024 में कौन कौन से देशों ने भाग लिया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था। ट्रांजिस्टर का यूज पूछा गया था, मैंने लिख दिया है, लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। आपको ऑप्शन में क्या मिला था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फोर्थ टेन्योर था, वो कितने वर्ष तक कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई थी? तो आपका वित्त वर्ष 2024-25 से लेके 2028-29 तक पूरा किया जाना था। इसमें आपकी अलग अलग टेन्योर में योजनाएं जो है चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु के समुद्री तट को किस रूप में जाना जाता है? कोरोमंडल तट के रूप में आपका जाना जाता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? इससे काफी क्वेश्चन आता है आपका। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी की स्थापना करता है, यूपीएससी की स्थापना करता है। हो जाएगा। चलो, इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने आपको मेंशन करनी है, जो हमारे यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, आपका 316 है, तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि डिसाइड करता है। तो 17 जो है सदस्य को हटाने और निलंबित की प्रक्रिया आपकी आर्टिकल 317 में। 318 में आपके कर्मचारियों की सेवा व शर्तों से संबंधित है। 319 में आपके सदस्य की पुनर्नियुक्ति का है, और 320 में आपके कार्य हैं। 321 में विस्तार कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है। 322 में आपका आयोग का व्यय, और 323 में आयोग की रिपोर्ट। तो मैंने सारा मेंशन कर दिया, वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, पर मैंने फिर से प्रोवाइड कर दिया है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एसबीआई का एनपीए पूछा गया था, कितना कम हुआ था? तो 2.13, और पिछली बार कितना था? 2024 में 2.55। तो मेरे ख्याल से कितना कम हुआ? तो इनका डिफरेंस पूछा गया था मेरे ख्याल से। 2.13 आपका आ जाएगा, 2 और 4 0.42% था क्या? एक बार कंफर्म करना, शायद डिफरेंस लेके पूछा गया था कि 2024 और 25 का बीच का डिफरेंस क्या था। राज्य में कानून या तो राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर राज्य विधानमंडल, क्योंकि राज्य की बात हो रही है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है, तो उनके भौतिक या रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ये आपका क्या कहलाती है? समावयवता, आइसोमेरिज्म, 11th क्लास में पढ़ी होगी। एक क्वेश्चन ये था, इनमें से कौन 7वें चरण में शामिल नहीं था? मुझे ऑप्शन नहीं पता था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ रही हूँ। गलत बताने का मतलब नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन याद हो तो बताना। 1 मिनट रुकना। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 11 मार्च की, उसमें शैली मैम का कमेंट आया हुआ था। मैं थोड़ा क्वेश्चन कंफर्म करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ था कि मैं करा दूंगी उस क्वेश्चन को। वेट अ मिनट, थोड़ा सा रुकना। ओके, हाँ देखो, एक मैंने क्वेश्चन करवाया था आपका कीर्ति को लेके, एक उद्घाटन किया गया था ना। यहाँ पर एक सर को बहुत ही ज्यादा डाउट था कि पहली चंडीगढ़ में हुई है कि पहली दिल्ली में हुई है। तो वह जो पहली सबमिट थी पीआईबी के अकॉर्डिंग कीर्ति का जो पहला सबमिट हुई थी, वो आपकी चंडीगढ़ में हुई थी। और दूसरी जो थी वो आपकी सेकेंड वाली जो थी, सेकेंड फेज जो था, दूसरा चरण जो था, वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। पहला क्वेश्चन कंफर्मेशन तो ये आप देख लो, पीआईबी की आपको कटिंग मिल जाएगी, अगर आप सर्च करेंगे तो पीआईबी के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ठीक है,
और शैली मैम ने बोला था कि मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मुझे खुद कंफर्म नहीं था कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन था गौरी देवी जो है किस डांस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन था मैम ने बोला है, और इसका आंसर है कथक। ठीक है, तो कथक आपको मिला होगा ऑप्शन में, क्योंकि पता है ये जो गौरी देवी है इनको जब मैंने बहुत ही सर्च किया तो ये कहीं पे इनका एक आर्टिकल मुझे मिला है। ये अभी आपके किसी भी चीज में इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग अलग मिलेगी, अलग अलग चीजें मिली, जैसे गौरी अम्मान जी मिली हैं, लेकिन ये वाली जो है गौरी देवी जी ये आपके कथक से रिलेटेड है, एक एकेडमी को चलाती हैं, और मतलब ऐसे नेशनल लेवल पे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनका नाम इंक्लूड क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता, पर मैंने काफी सर्च किया तो मुझे एक ये गौरी देवी मिली जो कि कथक से रिलेटेड है। अब मैं आंसर की का वेट करूंगी क्योंकि मुझे भी कंफर्म होना चाहिए ना कि ये सही है या नहीं, इसलिए तो मैं आपसे कमेंट करके पूछा था कि कथक ऑप्शन में दिया था कि नहीं। और एक कमलेश सर थे जिन्होंने ऑप्शंस में बताया था कथक था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और उन्होंने बोला था, मैं उसको देख के बताऊंगी, 17 शिफ्ट 2 में बोला था कि कोई क्वेश्चन गड़बड़ है, तो वहां पर मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है। तो ये वाला तो आप कर लीजिए, ये वाला जो कल मैं क्वेश्चन कह रही थी ना कि ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं चल रहा सही है कि नहीं था, तो ये यहाँ पर था। चलिए, बाकी क्वेश्चन कंफर्मेशन में फिर करा दूंगी, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बिल्कुल बताइए। और मिस्टर परफेक्ट टेक, थैंक यू सर, आपने कल मैसेज किया था। हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी 18 शिफ्ट 3 में, उसमें हमने कहा था एक क्वेश्चन आपका HDFC से रिलेटेड आया था, सर ने क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली बताया है कि HDFC का इंटरेस्ट मार्जिन पूछा गया था, NIM पूछा गया था, तो उनका हमने कॉमेंट पिन कर दिया है। तो जितने भी बच्चे कंफर्मेशन कर देते हैं क्वेश्चंस के लिए हम उनका नाम बिल्कुल इंक्लूड कर रहे हैं इस समय। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने क्वेश्चंस को कंफर्मेशन किया है, वेरीफाई किया है, काफ़ी हेल्प होती है हमारी इससे भी। चलिए, तो आपका ये 12 का शिफ्ट 1 तो कंप्लीट होता है, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिए। फाइनल PDF में हम आपको सारी स्लाइड्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें। चलिए, साथ में बने रहिएगा।